लोकसभा चुनाव जारी हैं और आज तीसरे फेज के लिए पूरे देश भर में वोटिंग हो रही है। मेरे साथ खास बातचीत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती है। महबूबा जी, आपने कई चुनाव लड़े हैं और जो आज चुनाव हो रहा है, क्योंकि लगातार जो आपके हम स्पीच सुन रहे हैं, आप ये बात लगातार कह रही हैं कि ये इलेक्शन इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा पहला सवाल है कि जो इससे पहले चुनाव होते थे और जो आज चुनाव हो रहा है, क्या डिफरेंस है और इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट तो सारे इलेक्शन होते हैं, मगर मैं बार बार कहती हूँ ये इलेक्शन बिजली पानी सड़क के लिए नहीं लड़ रहे हैं हम लोग, कम से कम पीडीपी उसके लिए नहीं लड़ रही है। हम लड़ रहे हैं जो 2019 में हमारे साथ हुआ, हमें डिस्पोजेस किया गया, डिसएम्पावर किया गया, हमारे इख्तियारात छीने गए। हमारी असेंबली मुल्क में सबसे ज़्यादा पावरफुल असेंबली थी, उसको म्यूनसिपैलिटी में कन्वर्ट किया गया। हमारी स्टेट के टुकड़े किए गए, हमारा जो तशख्खुस है, जो स्पेशल स्टेटस है, वो हमसे छीना गया, जिसकी वजह से लोग बहुत मायूस हैं, दिल बर्दाश्ता है, नाउम्मीद हो चुके हैं। तो ये इलेक्शन एक ऐसा मौका है जब लोग दिल्ली वालों को ये पैगाम दे सकते हैं कि जो आपने 2019 में हमारे साथ किया है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। आपने हमारे साथ धोखा किया है, आपने हमारे हुकूक पे डाका डाला है, ये हमें मंजूर नहीं है। जी, तो अपोजिशन जो इस वक्त पूरे देश भर में है और उसमें आप एक इम्पॉर्टेंट अपोजिशन लीडर के तौर पर सामने आ रही है और लगातार ये बात कही जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा है, डेमोक्रेसी खतरे में है। ऐसे क्या संकेत आपको दिख रहे हैं कि जिससे लग रहा है कि डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे बड़ा संकेत तो ये है कि जब 2019 में इन्होंने 370 खत्म किया, वो 370 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 370 को सिर्फ जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, वो इसको रिकमेंड कर सकती थी कि इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ख़त्म कर सकता है। तो इसलिए तो सबसे पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का गला वहीं कोड़ दिया, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद जो ये कानून दिन ब दिन बनाते हैं मज़हब के नाम पे, चाहे सीएए हो, चाहे लव जहाद या दूसरे इस किस्म के बड़े ही बेहुदा कानून लाते हैं, वो तो सारे हमारे संविधान के खिलाफ हैं, क्योंकि संविधान हमारा मज़हब के नाम पे कानून बनाने के हक़ में नहीं है। तो अगर ये दोबारा आ गए तो ये जो रिजर्वेशंस है शेड्यूल कास्ट की, दूसरे बैकवर्ड क्लासेस की, तो वो तो बिल्कुल ये ख़त्म कर देंगे और ये मुल्क हमारे संविधान के मुताबिक नहीं चलाएंगे, बल्कि जो बीजेपी का एक अपना कम्युनल एजेंडा है, जो उनका अपना पार्टी का एजेंडा है, उसके मुताबिक चलाएंगे और लोगों को डिसएम्पावर करेंगे। क्योंकि ये नहीं चाहते ये जो गरीब है, बैकवर्ड है, शेड्यूल कास्ट है, ये उनकी जो रिजर्वेशन है उसके हमेशा खिलाफ रहे हैं। ये सिर्फ एक क्लास के हक में है जिसको ये ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर करना चाहते हैं। बाकी आपने देखा इन्हीं के दौर में आदिवासियों के साथ क्या सलूक होता है। जो गरीब बच्चियां हैं, हाथरस में जो बच्ची थी, जो एक बैकवर्ड क्लास दलित बच्ची थी, उसके साथ क्या किया गया। तो इसमें तो अगर ये दोबारा रिपीट हुए, न सिर्फ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही ख़त्म करेंगे, बल्कि शायद उसके बाद इस किस्म के इलेक्शन भी ना होते हों। लेकिन जो आपने रिजर्वेशन की बात की, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होगी। वो कहते हैं कि हम मुसलमानों से रिजर्वेशन नहीं छीनेंगे, बल्कि धर्म के आधार पर भी नहीं देंगे। जो लोग डिजर्व करते हैं, जिसमें हिंदू भी हो, बाकी लोगों, उनको रिजर्वेशन नहीं। वो तो प्रधानमंत्री साहब तो असली मुद्दों की बात नहीं करते। आज तो रिजर्वेशन कोई इशू नहीं। आज इशू है कि आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे इस साल के, कहाँ है 20 करोड़ नौकरियां? आपने कहा था 15 लाख रुपए जमा करेंगे हर गरीब के अकाउंट में, कहाँ गए वो 15 लाख? आपने कहा था किसानों को एमएसपी देंगे, कहाँ है वो एमएसपी? आपने कहा था गैस का सिलेंडर जो कांग्रेस के टाइम में 450 रुपए में, आज 1200 रुपए में, आपने कहा था सिर्फ 400 में देंगे। तो असली मुद्दे तो ये हैं। रिजर्वेशन की तो कोई बात ही नहीं करता। रिजर्वेशन की बात तो प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी करती। रिजर्वेशन तो ऑलरेडी जिनको देनी थी उनको दी है और आज तक कांग्रेस 50 साल रही है सरकार में, कभी भी उन्होंने मुसलमानों को या किसी को मजहब के नाम पे रिजर्वेशन नहीं दी। वो कहते हैं मंगलसूत्र ले लेंगे आपका, वो कहते हैं आपकी भैंस चुरा लेंगे ये और उसके बाद मुसलमानों को देके। तो मुझे लगता है कि चूंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में लोगों को कहने के लिए, देने के लिए कुछ भी नहीं है और कांग्रेस के मैनिफेस्टो से ये घबरा गए हैं, इसलिए इस किस्म की उलझी हुई बातें करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो सामने आया है वही वो डिवाइड कर रहा है और वो
कभी एंटी मुस्लिम नहीं थे। उन्होंने ट्रिपल तलाक जैसे मामले पर जो निर्णय लिए हैं उससे मुस्लिम समाज की जो बेटियां हैं वो उनको ज़्यादा पसंद करती हैं। बेटियां तो मणिपुर में भी है जिनको नंगा नचाया गया, प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक बात नहीं की है। बेटियां तो पहलवान बच्चियां भी थी जिनका जो अपराधी है उसके बेटे को आपने मैंडेट दिया। क्या ये बेटियां नहीं हैं? बेटियां तो वो भी हैं जिनका राम रहीम जो अपने आप को कहता है उनका बलात्कार किया, मर्डर किया, वो खुला नाचता है, बीजेपी के लिए वोट मांगता है। देखिए जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है 70 साल में इतना अच्छा मैनिफेस्टो, जहां आप 30 लाख नौकरियों की बात करते हैं, जहां आप औरतों को कहते हैं 50% रिजर्वेशन देंगे सरकारी नौकरियों में, जहां आप 1 लाख रुपए औरतों को देने की बात करते हैं, जहां आप MSP की बात करते हैं, जहां आप पहली नौकरी पक्की की बात करते हैं, जहां आप गैस सिलेंडर जो 1200 रुपये है उसको 450 में देने की बात कर रहे हैं। तो इतनी अच्छी बातें किसी भी मैनिफेस्टो में नहीं आई और कहीं भी मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात नहीं हुई है, बल्कि आम गरीबों को मदद देने की, नौकरियां देने की, क्योंकि बेरोजगारी सबसे ज़्यादा इस वक्त पूरे मुल्क में और जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उससे घबरा के इन्होंने लोगों को डाइवर्ट करते हैं, लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, फिर मजहब के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को लाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का ये भी आरोप है कि विदेशी ताकतें जो है वो हमारे देश में इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वो ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा जिस तरह से पूर्व मंत्री इमरान खान की कैबिनेट में थे फवाद चौधरी, उन्होंने राहुल गांधी को सोशल मीडिया पे प्रमोट किया। इस तरह का जो क्लेम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इलेक्शंस यहाँ पे, आप उस पर क्या? मैंने कहा ना कि बेसिकली जो असली मुद्दे हैं, असली मुद्दे इस मुल्क के क्या है? बेरोजगारी, जिसको आपने बीजेपी ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। असली मुद्दे हैं गैस की कीमत 1200 रुपये क्यों है? असली मुद्दे हैं कि MSP किसान, जिन्होंने 700 किसान हमारे शहीद हो गए हैं और अब MSP की डिमांड करते हैं वो उनको नहीं मिल रही है। असली मुद्दे हैं जो आप अमीरों को अमीर बन गए हैं इनके राज में, अडानी अंबानी जैसे कई हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं और जो गरीब हैं वो आज भी 5 किलो मुफ्त राशन को तरसते हैं। अगर उनको आप राशन नहीं देंगे वो बेचारे, वो नौकरी, उनकी नौकरी नहीं दी आपने, आप अच्छे अस्पताल नहीं बना रहे हैं, आप अच्छे स्कूल नहीं दे रहे हैं, बल्कि लोगों को सिर्फ इन्हीं मुद्दों पे भटकाते हैं कि पाकिस्तान का क्या रोल हो सकता है हिंदुस्तान के इलेक्शन में, और किसके लिए? कि उस राहुल गांधी के लिए जिसकी दादी ने पाकिस्तान में से एक हिस्सा निकाल के बांग्लादेश बनाया, जिसकी दादी ने कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए, जिसके फादर राजीव गांधी ने कुर्बानी दी, उन्हीं के ऊपर पाकिस्तानी होने का इल्ज़ाम लगाते। मुझे लगता है ये तो मजाक ही नहीं, ये तो शर्म की बात है कि अगर इस लेवल की बातें बीजेपी करती उस खानदान के लिए जिन्होंने अपने 2 प्राइम मिनिस्टर कुर्बान कर दिए इस मुल्क के लिए, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए 4 पीढ़ियाँ, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये फिरोज गांधी, मतलब 4 पीढ़ियों ने दी इसके लिए, मतलब जेल भी गए, वो कुर्बानियां भी दी और उसके बाद अपनी जान निछावर की। तो आज आप उन्हीं पे इल्ज़ाम लगाते हो। और इंदिरा जी जिसने बांग्लादेश को आज़ाद किया पर कभी बांग्लादेश के नाम पे कभी वोट नहीं मांगे। यहाँ तो हमारे यहाँ हमारे नौजवान, हमारे जवान शहीद हो गए पुलवामा अटैक में और उसके नाम पे भी इन्होंने वोट मांगे। तो ये कितनी शर्म की बात है। लेकिन अपोजिशन जो बहू बेटी की बात कर रही है, मामला कर्नाटका है, रवाना जो है सेक्स स्कैंडल सामने आया जिसमें कई महिलाओं के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन वो बीजेपी कह रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो तो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। नहीं, स्टेट्स मगर साथी तो इन्हीं के है ना, इलेक्शन तो इनके साथ लड़ रहे हैं वो तो पार्टनर, अलायंस पार्टनर तो वो बीजेपी के हैं। क्योंकि आपका जो पहलवान बच्चियों का जो मोलेस्टर है या उसको उसके खिलाफ रेप के चार्जेस है, FIR उसके दर्ज हो चुकी है, उसके बेटे को आपने आज मैंडेट दिया। आप राम रहीम से अपनी कन्वेंसिंग करवाते हैं जिसने 2 रेप किए हैं, मर्डर किए हैं, कई रेप किए और मर्डर किए हैं। तो ये तो इस वक्त जो रेपिस्ट हैं, जो इस किस्म के लोग हैं, वो तो सब बीजेपी की मदद कर रहे हैं। उनके लिए जेल से बाहर है, उनको जेल में होना चाहिए। राम रहीम को जेल में होना चाहिए। वो जो ब्रिजभूषण या क्या नाम है उसको जेल में होना चाहिए। उसके बेटे को मैंडेट दिया। ये तो बात करना एक बात होती है, मगर प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? प्रैक्टिकली ये हो रहा है जितने भी क्रिमिनल्स हैं, जितने भी रेपिस्ट हैं, वो इस वक्त बीजेपी की जो है कैनवासिंग, उनकी कैंपेन चला रहे हैं, जेल से बाहर हैं वो लोग। थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के बारे में भी बात करते हैं मैम कि जो आज इलेक्शन हो रहा है कि पहला इलेक्शन हम देख रहे हैं कि वायलेंस नहीं है, पोल बाइकआउट नहीं है। इस चीज़ का आप क्रेडिट सेंट्रल गवर्नमेंट को, भारतीय जनता पार्टी को देंगे?
नहीं, देखिए, आप तो इसको जम्मू कश्मीर को आपने एक जेल में कन्वर्ट करके रखा है। हमने भी यहाँ वायलेंस कम किया था, पर उसका एक अलग तरीके कार था, उसको हीलिंग टच पॉलिसी कहते हैं। आपने